प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए मुगल काल का उदय यानी बाबर का भारत में आगमन के विषय में पढ़ेंगे। कल हमने बाबर का भारत में आगमन पढ़ लिया था, तो शुरू करते हैं और बाबर से शुरू करते हैं। ध्यान रखना, इससे पहले बीच में आपने देखा कि अफगान शासक आ गए थे, अब बाबर आया, ये भी तुर्क है। ठीक है, बाबर जो है उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निसार बेग, ये माँ थी बाबर की और ये बाबर का पिता था। इन दोनों की संतान है। ये तैमूरलंग का वंशज है और बाबर तैमूरलंग की 5वीं पीढ़ी का सदस्य है। याद रखिए, 5वां वंशज है। इसका जन्म जो है वो 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। इसके पिता उमर सिंह बिन मिर्जा जो है वो फरगना के शासक थे और 1483 ईस्वी में जो है बाबर का जन्म हुआ फरगना में। जब ये 11 वर्ष का था मात्र, तब इसके पिता की मृत्यु हो गई 1494 में। पिता की मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पे बैठा और इसकी उम्र आप देख रहे कब 11 वर्ष की आई थी। ठीक है, जब ये 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा तो इससे अल्पायु का होने के कारण इसके पिता की मृत्यु के पश्चात जितने भी आसपास के शासक थे सबने इसके ऊपर दबाव बनाया और इसे गद्दी से निष्कासित कर दिया और फरगना पर अधिकार कर लिया। वहां के आसपास के शासकों मिल गए और ये छोड़कर वहां से चला गया और ये पहुंच गया 1494 में से 1502 तक ये पहुंचा समरकंद। समरकंद का नाम सुना आपने पहले कभी? ये किसका 5वां वंशज है? तैमूरलंग का, और ये तैमूरलंग की राजधानी थी समरकंद। जब इसका जिक्र आया हो तैमूरलंग के साथ आया। ठीक है, 1494 से 1502 तक ये समरकंद में शासक रहा। ठीक है, अब 1502 में ये दृष्टि में आ गया शैबानी खान की, और 1502 में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया शैबानी खान ने। शैबानी खान एक लुटेरा भी था, लड़ाका भी था। ठीक है, और इन दोनों के बीच युद्ध हुआ सर ए पुल का युद्ध हुआ 1502 में से, और बाबर के हाथ से चला गया समरकंद और समरकंद पर अधिकार हो गया शैबानी खान का। अब बाबर बिना गद्दी का फिर से बिना गद्दी का उसके अधीन कोई रियासत, कोई संतुलन नहीं थी, तो उसने भारत की ओर कहो या फिर सिंध प्रांत की ओर गमन किया और उसने अधिकार कर लिया 1504 में काबुल एवं कंधार पर। जैसे उसने 1504 में काबुल कंधार पर अधिकार कर लिया तो 1507 में उसके पास एक रियासत हो गई। यानी कि ऐसी स्थिति आ गई अब उसकी कि वो एक सत्ताधारक हो गया, उसके जीवन को यहाँ स्थायित्व मिला और इसने स्वयं को उपाधि दी बादशाह। क्यों दी? क्योंकि अब ये स्थायी निवास हो गया इसका और इसने समझ लिया कि काबुल उसके जीवन का स्थायी आधार हो गया। ठीक है, काबुल में बाबर को जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा वो करना पड़ा आर्थिक तंगी का। यहाँ उसके सामने आर्थिक तंगी भयंकर विषय हो गई और आर्थिक तंगी के समाधान के लिए उसने विचार किया कि अपने पूर्वजों की भांति क्यों ना वो अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भारत पे आक्रमण करे और यहाँ से होने वाली लूट से अपनी आर्थिक तंगी को खत्म करें। ठीक है, मैंने आपसे जिक्र किया
इसके बाद वो भारत में पहला हमला सिंध में भी नहीं, बाजौर में करता है। बाजौर में पहला आक्रमण करता है 1519। प्रथम आक्रमण कहां किया बच्चों? बाजौर में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बाबर का। इसके पश्चात 1521 तक मैंने बताया था इसी में वो तोप खाने का प्रयोग करता है। बाजौर के युद्ध। उसके पश्चात 1521 तक सिंध एवं कश्मीर में 3 प्रमुख आक्रमण करता है। जब उसने भारत में ये अपने 4 प्रमुख आक्रमण किए तो भारतीय स्थानीय शासकों को उसके बारे में जानकारी मिल गई और उन्होंने जान लिया कि ये व्यक्ति जो है विशिष्ट युद्ध कौशल के साथ भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि बाबर भारत में अपना स्थायित्व प्रदान करेगा पर वो ये समझ रहे थे कि ये तैमूर लंग का वंशज है तो ये लूटेगा, खसूटेगा और चला जाएगा। इस बात को आधार मान के 3 व्यक्ति, एक दिल्ली का आलम शाह, किसका चाचा है ये पहले बता चुका मैं आपको, हाँ आलम शाह लोधी, और पंजाब से दौलत खान लोधी। ये 2 व्यक्ति जो है इस बात को ये समझकर कि ये केवल लुटेरा है, इसे भारत में युद्ध का निमंत्रण देते हैं इब्राहिम लोधी के ऊपर। प्लस में इब्राहिम लोधी का प्रबल प्रतिद्वंदी था राणा सांगा। राणा सांगा भी प्रस्ताव पेश करता है और कहता है कि आप आओ, मैं युद्ध में आपकी मदद करूंगा बाबर को, और कहता है कि आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो, मेरी सेना आपके समर्थन में युद्ध में लगेगी। लेकिन इन तीनों की महत्वाकांक्षा यही थी कि ये समझते थे कि ये व्यक्ति केवल लूट के लिए आया है, जैसे ये लूट के चला जाएगा यहाँ की सत्ता आपके अधीन हो जाएगी। इन दोनों के मन में भी आगरा गद्दी बसी हुई थी और ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इस महत्वाकांक्षा के साथ उसे निमंत्रण दे रहा था कि भाई आप आओगे, आप लूट कर चले जाओगे, फिर आगरा की गद्दी मेरी हो जाएगी, ऐसा मानकर राणा सांगा ने निमंत्रण दिया। तो फिर युद्ध हुआ 1526 का पानीपत का पत्थर। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोधी एक दूसरे के सामने थे। बच्चों, मजेदार बात ये थी कि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 1.5 लाख से बड़ी सेना, 1.5 लाख से बड़ी। ठीक है। और बात क्या हुई, राणा सांगा ने जब इसको युद्ध के लिए समर्थन दिया था, जब पानीपत के मैदान में पहुंचे तब तक राणा सांगा ये समझ चुका था कि ये केवल लूट के लिए नहीं आया, इसको आगरा की गद्दी चाहिए और ये आगरा की गद्दी पर बैठे। तो राणा सांगा ने स्वयं को युद्ध से अलग कर लिया, यानी इस युद्ध में बाबर अकेला था। बाबर ने पूरा जीवन जिन अफगानियों को अपने विरुद्ध युद्ध में, तुर्कों को, बहुत सारे तुर्कों ने उसको सत्ता से निष्कासित किया, शैबानी खान ने उसके विरुद्ध युद्ध किया, तो जिस युद्ध नीति का प्रयोग औरों ने उसके विरुद्ध किया था, उस युद्ध नीति का प्रयोग बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में करता है। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर पहुंचा तो एक तरफ यमुना नदी थी और बाबर ने एक तरफ से खुदवाई खाई और इनके बीच में बाबर ने अपनी सेना को सुसज्जित किया। इस युद्ध नीति को कहा गया तुलगमा युद्ध नीति। ध्यान रखना, ये नीति हो गई तुलगमा
युद्ध नीति। ये नीति शैबानी खान ने और अन्य तुर्क आक्रमणकारियों ने बाबर के विरुद्ध पूरा जीवन प्रयोग करी। इसी युद्ध नीति को लेकर भारत पहुंचा। इस खाई को खुदवा के ये पूरी पत्तों से ढकती ताकि लड़ने वाली सेना को सामने से पता न चले, और सामने का रास्ता कर दिया नैनो। ये एक नीति होगी। फिर इसके साथ सामने के हिस्से पर तोपों को सुसज्जित किया। इस नीति का नाम था उस्मानी नीति। ठीक है, तोपों को इस प्रकार से सुसज्जित किया कि इसकी लड़ने वाली गाड़ियां इन तोपों के बीच से आगे बढ़ सकती है और सामने से आने वाले आक्रमण को तोपें कवर कर सकती है। इन दो नीति के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में पहुंचा। और क्या, और उसके पास विशेष तोपचिनी थी। ऐसे व्यक्ति जो तोपों से बहुत जल्दी और बहुत सदा वाले निशाना। एक था, दो व्यक्ति थे, एक था उस्ताद अली, एक था मुस्तफा खान। ये दो व्यक्ति बाबर के निशानजी थे जो तोपों से सटीक निशाने लगाने में सफल। दूसरी बात, इब्राहिम लोधी के पास कोई तोपखाना, कोई तोप नहीं थी। उसकी सेना पुरानी मेथड से युद्ध लड़ी। इस कारण से इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के पैर कट गए और बाबर की विजय हुई। और यहां से बाबर पहली बार भारत में विजयी। बाबर विजयी हुआ बच्चों, और भारत में उसे स्थायित्व मिला। बाबर ने इस बात का खुशी या जश्न मनाया, कहां, काबुल में जाकर, कि मैंने भारत के एक सत्तर और मजबूत शासक को पराजित किया। और बाबर पहुंचा वापस काबुल और काबुल में जश्न मनाया। और इसने काबुल की जनता में एक चांदी का सिक्का बांटा। और क्या किया बच्चों, इसने वहां सिक्के चलाए। एक चलाया शाहरुख सिक्का। कौन है शाहरुख? तैमूर लंग का पुत्र है। ठीक है, चांदी के सिक्के चलाए शाहरुख के नाम से। एक चलाए बाबरी सिक्के अपने नाम से, ये भी चांदी के सिक्के थे। दो प्रकार के सिक्के कहां चलाए बच्चों? वहीं काबुल में। जब काबुल में इसने दो प्रकार के सिक्के चलाए और जनता को इसने एक सिक्का चांदी का दिया, तो जनता तो जिसकी खाती है उसी की गाती है। और जनता ने इसे उपाधि दी कलंदर। एक उपाधि इसने खुद ले ली थी बादशाह की, एक कलंदर की। अब इसके पास दो उपाधियां होंगी, दोनों इसके नाम के साथ लगने लगी, बादशाह कलंदर बाबर। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसका पुत्र जो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसके साथ सम्मिलित हुआ था, उसका नाम है हुमायूं। ठीक है बच्चों, पानीपत में के युद्ध में हुमायूं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसने अपने पिता का बहुत अच्छा सहयोग करा। इसलिए हुमायूं को आदेश दिया और हुमायूं ने कलिंजर के किले पर आक्रमण कर दिया। और कलिंजर के किले पर उस समय शासक था विक्रमजीत। तो हुमायूं ने कलिंजर के किले पर आक्रमण किया। प्लस क्या किया बच्चों, विक्रमजीत को पराजित किया। और विक्रमजीत से प्राप्त किया, वेरी गुड, कोहिनूर हीरा। लेकिन अभी इसका नाम कोहिनूर नहीं था। इसने ये हीरा लाकर अपने पिताजी को दिया खुश करने के लिए, और इस हीरे का नाम पड़ा बाबरी हीरा। जब पानीपत का युद्ध बाबर ने जीत लिया, तो पानीपत में उसने काबुली बाग
एवं काबुली मस्जिद, दो चीज बनवाई। बाबर जहां जहां गया वो बाग उसके बागवानी से पसंद थी, तो जहां जहां वो गया उसने वहां वहां बाग की स्थापना करी। और इसने इस लड़ाई के पश्चात काबुली मस्जिद, पानीपत में एक्सेप्टेड सवाल से पूछ सकता है, का निर्माण करवाया। प्लस उसने निर्माण कराया किसका? काबुली मस्जिद का और काबुली बाग का। अब बाबर को याद आया वो व्यक्ति जिसने बाबर को पानीपत के युद्ध में समर्थन देने की बात कही और एंड टाइम पर कहा कि भाई हम तो पीछे आ जाए। बाबर ने कहा कि चलो उस व्यक्ति से अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। ठीक 1 साल बाद 1527 में बाबर पहुंचा खानवा के युद्ध में। युद्ध है बाबर बनाम कौन बोला? राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा इस युद्ध में अकेला नहीं था। राणा सांगा को 2 व्यक्ति का समर्थन मिला। एक तो जिस इब्राहिम लोदी को इसने पराजित किया था उसका भाई महमूद लोदी राणा के साथ आ गया, महमूद लोदी। और एक मालवा शासक मेदिनी राय। ये तीनों बाबर के विरुद्ध आ गए। दूसरी बात, बाबर ये जानता था कि ये वही राणा सांगा है जिसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर रखा है एक बार, तो बाबर ने इसको हल्के में नहीं लिया। तो बाबर ने अपने सैनिकों के सम्मुख जाके उन्हें कहा कि मात्र लूट का या सत्ता हथियाने का युद्ध नहीं, ये युद्ध है धर्म का। अगर तुम धर्म इस्लाम की विजय चाहते हो तो इस युद्ध को लड़ो। और इस युद्ध में बाबर ने नारा दिया जिहाद का। बच्चों आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछा जाएगा कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तो ये खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को बाबर ने पराजित कर दिया। इन तीनों को जिहाद के नारे के देने के कारण 1527 में बाबर जीत गया। ठीक है, अब 1528 में 1527 में ये काम हो गया। अब 1528 में बाबर बोला कि भाई हमने इसके विरुद्ध तो हमारा विवाद था या पलटना ही था, इस व्यक्ति के भाई को हमने पराजित किया, ठीक है, इसके विरुद्ध भी हमारा हक बनता है। लेकिन ये कौन है? मेदिनी राय का हमारे से क्या पंगा था? इसे हमसे पंगा लेने की आवश्यकता क्या थी? इसे क्या जरूरत थी भाई? हमने इसका कुछ उठाया नहीं, कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं, ये बेवजह क्यों आ गया हमारे समूह? इससे पंगा लो भाई और इससे अपना हिसाब किताब पूरा। ठीक है, परस में बाबर ने 1527 का युद्ध जीतने के पश्चात एक फेमस बाबरी मस्जिद बनवाई। सुना नाम था नहीं? कहां बनी है? सुना नहीं नाम इसका? बहुत फेमस विवाद रहा जहां बाबरी मस्जिद थी 92 में ये ढा दी गई थी। फिर उसके बाद इसका राम मंदिर बनाने का और इंडियन पिनल कोड ने से अब यहाँ राम मंदिर बनने की स्वीकृति दी। तो यही तो बाबरी मस्जिद थी। बाबर ने विवाद की जड़ बोती थी कि भारत में मेरी वजह से विवाद होगा, फिर मैं कई सौ साल बाद भी विवाद का विषय बनूंगा। तो बाबर ने यहाँ मस्जिद का निर्माण करवाया। अयोध्या में कहा जाता है कि वो आधारभूत राम मंदिर के चबूतरे पर बनाएंगे। जो राम मंदिर का स्ट्रक्चर था तो ढा दिया गया और उसके ऊपर उसी की नींव पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा। तो बाबर बोला कि भाई ठीक है, जिस व्यक्ति ने हमें समस्या पैदा करी अब इससे मिलो, इससे क्या परेशानी? तो बाबर पहुंचा चंदेरी के युद्ध में और इस युद्ध में आमने सामने आ गए बाबर बनाम मेदिनी राय। मेदिनी राय से बाबर बहुत बुरी तरह से खार खाया हुआ था, इसलिए बाबर ने मेदिनी राय के जितने व्यक्ति को मारा सबके नरमुंड इकट्ठे कर लिए, सबके गले काट लिए, स्वयं मेदिनी राय का भी, और इनके सिरों का एक पिरामिड बनाया, सैनिकों का भी और स्वयं मेदिनी राय का भी, और अपनी सेना को आदेश दे दिया कि जितनी में औरतें हैं सबको उठाकर अपने साथ ले जाओ।
क्योंकि ये बेहद खार खाया हुआ था बेटे से। महल की सभी महिलाओं ने एक साथ जोहर कर लिया और बाबर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पहली बार अपने जीवन में ऐसी घटना देखी। उसने देखा कि महल की सभी औरतें एक साथ आग में कूद गई, जल गई। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसा सिस्टम है भारत का। महिलाओं ने स्वयं को तुम्हारे समर्पण में नहीं दिया और सभी ने आत्मदाह। ठीक है, तो अब बाबर जो है 1529 में अपने जीवन का अंतिम युद्ध देखेगा। इस युद्ध की वजह के पश्चात बाबर ने एक विचित्र चीज और देखी। जैसे ही बाबर विजय का जश्न मना रहा था, तो जश्न मनाते हुए उसने एक व्यक्ति को देखा कि उसके जो सैनिक है वो मांस खा रहे थे और उसके मांस खाते हुए सैनिक में सभी सैनिक मांस जो थे वो हाथ से उठा के खा रहे थे। एक सैनिक ऐसा भी था जो तलवार से मीट उठावा था फिर खावा था। तो बाबर ने उसे देखा तो बाबर ने अपने बेटे को और अपने सेनापति को बुलाया और कहा कि इसका ध्यान रखो भाई, ये मुझे इसके लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे। बाबर ने खुद के पांव पालने में देखे। उसने कहा कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम क्या है? अब इसका नाम है शेर खान। ये शेर खान ठीक नजर नहीं आ रहा मुझे, इस पर निगाह रखो, इसका ध्यान रखो। ये बात स्वयं शेर खान ने सुनी तो समझ लिया कि भाई अब तेरे खैर नहीं। तो शेर खान यहाँ से भाग गया और भागते भागते ये कहा कि ठीक है, अब मैं इस देश से मुगलों के पैर उखाड़ के मारूंगा। ठीक है, और ये यहाँ से वापस जाके मिल गया अफगानों के साथ। ये स्वयं भी अफगान था बच्चों और ये अफगानों के साथ ही जाता था। 1529 का घाघरा का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर और जिनके साथ शेर खान मिल गया था वे अफगान आमने सामने आ गए। मजेदार बात यह है कि इसमें भी बाबर विजयी हुआ, यानी बाबर का स्थायित्व भारत में बढ़ता चला गया। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि इसी युद्ध में बाबर गंभीर रूप से घायल हो गया था और घायल होने के कारण 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के पश्चात भारत ने ही उसका मकबरा आगरा में बनाया। ठीक है, मजेदार बात यह है कि जब इसका आगरा में मकबरा बनाया गया तो इसने मरने से पहले ये कहा था कि मुझे मेरी काबुल में ही मेरा मन है, मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। लेकिन उस समय भारत के और यहाँ के इसके उत्तरवर्ती इसके शासकों के हुमायूं की ऐसी स्थिति नहीं थी कि एकदम से इसका वहां दफनाया जाए, तो पहले से भारत में ही आगरा में दफनाया। ठीक है, फिर बाद में इसे यहाँ से इसका ताबूत निकाल के इसे इसकी चुनी हुई जगह के अनुसार काबुल में दफनाया। तो ये एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार दफनाया गया। आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है कि कौन सा व्यक्ति है पहले से आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और फिर इसको ले गए काबुल में। ठीक है, इसी व्यक्ति ने, बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी और आत्मकथा का नाम है, मैं पहले बताता हूं, लिख देता हूं आराम बाग, और आराम बाग से ये चला गया फिर काबुल। अब इसी ने अपनी किताब लिखी, अपनी आत्मकथा स्वयं इसने लिखी। तो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बच्चे ये तुर्की भाषा में है। ठीक है, इस तरह से बाबर का अध्याय समाप्त और बाबर के पश्चात मुगल वंश में अगला शासक आया, उसी का प्रिय पुत्र हुमायूं। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं से ये वादा लिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात, बाबर के 4 पुत्र थे, कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी गद्दी अथवा मेरे साम्राज्य को लेकर कोई विवाद नहीं। और हुमायूं बेहद नेक दिल व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने 4 भाइयों में अपने पिता के अनुसार अपना साम्राज्य बांट दिया। कामरान,
अस्करी और हिंदा। ये 4 भाई थे, ठीक है। बाबर ने स्वयं दिल्ली और आगरा की रियासत रखी और कामरान को दे दिया काबुल और कंधार। जब बाबर ने हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ बंटवारा किया तो इससे कई हद तक इसके भाई सहमत नहीं हुए, इसे संभल की विरासत दे दी और इसे दक्षिण से अपने पिता के कहे अनुसार इसने तो अपने राज्य को अपनी ईमानदारी के साथ ठीक तरह से वितरित किया, लेकिन इसके 3 भाई सहमत नहीं थे इसके बंटवारे से, इसलिए इन्होंने ही हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया और बार बार हुमायूं को परेशान करना प्रारंभ किया। हुमायूं ने 1531 और 1532 में 1530 में इसके पिता की मृत्यु हुई, ठीक है। 1531 में ध्यान चलाया कलिंजर का अभियान। अपने भाइयों से विवाद के साथ साथ हुमायूं ने आसपास की रियासतों पर दबाव बनाने के लिए कलिंजर में प्रताप रुद्रदेव और 1531 में इसने लड़ा दोहरिया गई। ये लड़ा प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध, प्रताप रुद्रदेव, और इसी साल उसने 1531 में ही दोहरिया का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में इसके सम्मुख आया महमूद लोधी। 1531 में लड़े गए दोनों युद्धों में हुमायूं विजयी हुआ, लेकिन एक समस्या हुमायूं को झेलनी पड़ी और वो झेलनी पड़ी आर्थिक तंगी। इन दोनों युद्धों के पश्चात अपने भाइयों के साथ हो रहे निरंतर संघर्ष के कारण और उनके साथ अपनी सत्ता के ठीक विभाजन के कारण हुमायूं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। भाइयों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। 1532 में हुमायूं ने सुनारगढ़ के किले का घेराव। ये चुनारगढ़ के किले का घेराव इसलिए किया इसने, चुनारगढ़ में शासन करता था शेर खान, ये किला उसी के अंडर में था, और शेर खान को चुनारगढ़ के किले में 1532 में 6 माह तक घेर के रखा हुमायूं ने। जब हुमायूं ने किला बंद कर लिया और किले से अंदर बाहर जाने वाली सुविधाएं, आने वाले रसद को बाध्य कर दिया, तो यहां शेर खान ने 6 माह के पश्चात अपने पुत्र को संधि के लिए हुमायूं के पास भेजा और हुमायूं को सहमत कर लिया हुमायूं की शर्तों पर, और ये विश्वास व्यक्त कर दिया कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और प्लस ये बात, लेकिन ये विश्वास केवल उसके पुत्र ने दिलाया, लेकिन यहाँ शेर खान की महत्वाकांक्षा कुछ और थी हुमायूं के साथ धोखा। लेकिन हुमायूं सरल हृदय का था तो मान लिया इस बात को। 1538 में क्योंकि इसकी जो साजिशें थी वो हुमायूं के विरुद्ध चलती रही और हुमायूं को पता चला, तो पुनः चुनारगढ़ के किले को घेर और चुनारगढ़ पर आक्रमण कर दिया। ठीक है बच्चों, इस बार जब चुनारगढ़ पे आक्रमण किया तो हुमायूं ने पाया कि चुनारगढ़ का किला आज भी विहीन है, वहां कोई नहीं है, खाली किला पड़ा है, ठीक है। और देखा उस किले में खाने पीने के लिए बहुत सारे रसद है, पीने के लिए शराब है किले में और खाने के लिए बहुत सारा सामान। हुमायूं ने एक तो चुनारगढ़ का किला जीत दिया था, इस बात की खुशी थी, और खाने पीने का सामान था। लगभग 1 महीना 10 दिन हुमायूं की सेना ने वहां जश्न मनाया,
और इस 1 महीना 10 दिन में दक्षिण और बंगाल की तरफ चला गया शेर खान, और बंगाल में आधिपत्य स्थापित करा, प्लस वहां से बड़ी लूट भी करी। जिन 40 दिन हुमायूं ने मौज करी, उन 40 दिन शेर खान ने अपने आप को शक्तिशाली बना दिया। और जब हुमायूं आगरा की तरफ वापस आ रहा था अपनी राजधानी में, तो वापस लौटते हुए हुमायूं को शेर खान ने चुनौती पेश करी चौसा की। एक तो हुमायूं की सेना खा पी कर और आराम तलब हो चुकी थी, और दूसरी बात यह कि उन्हें इस हमले का कोई संभावना नहीं लग रही थी। ये औचक हमला था जो हुमायूं की सेना को झेलना पड़ा। 1539 चौसा का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं बना शेर खान। हाँ वही व्यक्ति, आप सही कह रहे हैं। और ये विजयी हुआ। यहां से ये हुआ कि हुमायूं को अपनी जान की लाले पड़ गई, और हुमायूं घोड़े सहित नदी में कूद गया। और जब नदी में हुमायूं कूदा तो हुमायूं लगा डूबने। वहां एक नाविक था जो लोगों को नदी पार करा रहा था। नाविक का नाम है निजाम। इस नाविक ने हुमायूं की जान बचाई। उसे जान बचा के नदी पार कराई, और हुमायूं पहुंचा वापस अपनी राजधानी। कहां बोला? आगरा में। जब आगरा में हुमायूं पहुंचा तो उसके नाम याद रहा निजाम का, और इसी निजाम को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया। इतिहास में पूछ सकता है आपसे कि एक दिन का बादशाह कौन था, तो वो निजाम था जिसने हुमायूं की जान बचाई। प्लस में इसने क्या करा? गद्दी बैठते ही इस बाबूजी ने चमड़े के सिक्के चलाए। कुछ तो करना ही था इसे। इसे इतिहास में अमर होना था। अभी इतिहास में अमर हो गया, हमारा और आपके सामने आ गया। केवल हुमायूं की जान नहीं बचाई, एक दिन गद्दी पर बैठा, और एक दिन में बैठ के गद्दी पर इसने ढाका चमड़े के सिक्के चला दिए। हुमायूं को लगातार समस्या थी, और वो थी शेर खान से। तो हुमायूं ने 1540 में बिलग्राम के मैदान में, बिलग्राम में चुनौती पेश करी। किसे? शेर खान को। ठीक है। और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई और शेर खान विजयी हुआ, और एक प्रकार से भारत से मुगलों का समापन हो गया। और 1540 से 1554-55 तक हुमायूं ने अपना पूरा जीवन निर्वासन में काटा। उसके भाइयों से कोई सहयोग नहीं मिला। वो अरब चला गया, काबुल कंधार की खाक छानता फिरा, और 1540 से 1555 तक उसे कोई विशेष आधिपत्य की स्थापित नहीं करेगा। 1555-56 में शेर खान की मृत्यु होगी और वापस भारत पहुंचेगा 1 साल के लिए हुमायूं। 1555 में जब शेर खान की मृत्यु हो जाएगी तो 1555 से 1556 तक 1 वर्ष हुमायूं का शासन रहेगा। और इस 1 वर्ष के शासन के दौरान अपने ही पुस्तकालय जिसका नाम है कोरोमंडल, कोरोमंडल में पुस्तकालय का नाम है दीन पन्हा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कोरोमंडल की सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसला और हुमायूं की जो है गर्दन की हड्डी टूट गई, जिसे हमारी आम भाषा में नाड़ का मणिया कहते हैं। और हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556। इस तरह से मुगल वंश के दूसरे शासक का भारत में समापन हो गया। हुमायूं अपने पूरे जीवन अथाह संघर्ष और दुर्भाग्यशाली रहा। हुमायूं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादा ज्योतिष में विश्वास करता था। आपसे पूछा जाएगा कि मुगल काल का कौन सा शासक है जो ज्योतिष शास्त्र में ज्यादा विश्वास करता था,
ये ज्योतिष शास्त्र में इतना विश्वास करता था कि सप्ताह के 7 दिन अलग है, ठीक है। जैसे सोमवार को सफेद कपड़े, शनिवार को काले कपड़े और रविवार को पीले कपड़े। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हुए भी पूरा जीवन जो है बेचारे का दुख भरा रहा और पूरे जीवन धक्का बोली रहा। 1555 में जैसे जैसे उसकी आत्महत्या आई थी, 1 वर्ष रहा और अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो कल हम बात करेंगे बच्चों शेरशाह के बारे में और आने वाले मुगल वंश के बारे में, क्योंकि उसने भी 15 वर्ष शासन करा। तो कल उसके 15 वर्ष के शासन और कलिंजर में उसकी मृत्यु, वो भी कलिंजर किले में मरेगा। कलिंजर किला अभी तक हट नहीं रहा सामने से, ठीक है। तो कलिंजर अभियान के दौरान उसकी मृत्यु होगी। तो कल बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।